हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में, इनको कितने आधार में बांटा गया है, रासायनिक आधार पर और भौतिक आधार पर हम लोगों ने इस बारे में पढ़ा था। और मोनोसैकेराइड में पढ़ा था ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वहीं पे हम लोगों का टॉपिक खत्म हुआ था। तो आज हम लोग मोनोसैकेराइड का हम लोगों ने कल खत्म किया था। आज हम लोग डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। इसको डाइसैकेराइड, तो कल हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट, इसका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया था किस आधार पे किया था? रासायनिक आधार पर और भौतिक आधार पर। भौतिक आधार पर हमने बताया था इसको दो भागों में, शर्करा और अशर्करा में बांटा गया था। और दूसरा था रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर कितने भागों में? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में। रासायनिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया था? डाइसैकेराइड, और सॉरी, ये मोनोसैकेराइड है। मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के बारे में हमने शॉर्टकट में इन दोनों के भी बारे में हमने बताया था। अब मोनोसैकेराइड में कौन कौन से आए थे? ग्लूकोज, दूसरा क्या था? फ्रक्टोज, और तीसरा गैलेक्टोज। और डाइसैकेराइड में सुक्रोज, दूसरा माल्टोज और लैक्टोज। डाइसैकेराइड में ये तीन आते हैं। और पॉलीसैकेराइड में हमने आपको बताया था कौन कौन से आते हैं? स्टार्च और ग्लाइकोज, सेलुलोज, चौथा हेमीसेलुलोज, और पेक्टिन। ये हमारे रासायनिक आधार पर कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में बांटा गया है। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आता है, और डाइसैकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आता है। तो हम लोगों ने मोनोसैकेराइड को कल खत्म किया था। ग्लूकोज और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब आज हम लोग डाइसैकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और पॉलीसैकेराइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, डाइसैकेराइड किसे कहा जाता है, इसको समझना होगा। जब मोनोसैकेराइड के दो अणु मिलते हैं तो डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। मोनोसैकेराइड के दो अणुओं के मिलने पर डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। इस कारण इन्हें द्विशर्करा यानी डबल शुगर कहते हैं। द्विशर्करा यानी डबल शुगर कहते हैं।
डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड के दो अणुओं से मिलकर बनते हैं। इस कारण इन्हें द्विशर्करा यानी डबल शुगर कहते हैं। अब इसके अंतर्गत डाइसैकेराइड के अंतर्गत सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आता है। अब सुक्रोज का निर्माण कैसे होता है? फ्रेंड्स, सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज को हम गन्ने की शर्करा और चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं और इसे इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है। इन्वर्ट शुगर क्या होता है? इन्वर्ट शुगर हम उसे कह सकते हैं जैसे हम जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को लेकर गर्म करते हैं तो उसके बाद जो शर्करा बनती है उसे हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं यानी सुक्रोज कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को गर्म करने पर जो शर्करा प्राप्त होती है उसे हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं और इन्वर्ट शुगर को ही हम सुक्रोज कहते हैं, गन्ने की शर्करा कहते हैं और चुकंदर की शर्करा कहते हैं। गन्ने और चुकंदर में सबसे ज्यादा मात्रा में सुक्रोज पाई जाती है। गन्ने में जो है गन्ने से 10 से 12% तक शर्करा पाई जाती है और चुकंदर में 12 से 18% तक शर्करा पाई जाती है। ओके, इसको नोट कर देती हूँ मैं। डाइसैकेराइड के बारे में लिखती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। डाइसैकेराइड इसका निर्माण मोनोसैकेराइड के दो अणुओं के मिलने से होता है। और इसको क्या कहा जाता है? दो अणुओं के मिलने के कारण ही इसको द्विशर्करा यानी डबल शुगर कहते हैं। तो मोनोसैकेराइड का निर्माण रसायन के एक अणु के मिलने पर होता है और डाइसैकेराइड का निर्माण मोनोसैकेराइड के दो अणुओं के मिलने पर होता है। इस कारण इन्हें द्विशर्करा या डबल शुगर कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हमारा सुक्रोज आता है। तो सुक्रोज को गन्ने की शर्करा, चुकंदर की शर्करा, और क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर। इसी को हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज को ही हम गन्ने की शर्करा, चुकंदर की शर्करा और इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। अब हमने बताया है इन्वर्ट शुगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को गर्म करने पर जो शर्करा प्राप्त होती है उसे हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। तो लिख देते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को गर्म करने पर जो शर्करा प्राप्त होती है उसे हम सुक्रोज
यानी इन्वर्ट उसे हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। इन्वर्ट शुगर कहते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को गर्म करने पर जो शर्करा प्राप्त होती है उसे हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। और सुक्रोज सबसे ज्यादा पाया किसमें जाता है? गन्ने और चुकंदर में। यह सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। गन्ने में आपका ये 10 से 12% तक शर्करा होती है और चुकंदर में 12 से 18% शर्करा होती है। ओके, गन्ने में 10 से 12 और चुकंदर में 12 से 18% शर्करा होती है। अब सुक्रोज का निर्माण किससे होता है? सुक्रोज का निर्माण जो है ग्लूकोज के एक अणु और फ्रक्टोज के एक अणु के मिलने से हमारे सुक्रोज का निर्माण होता है। एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु ग्लूकोज के एक अणु और फ्रक्टोज के मिलने पर सुक्रोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के मिलने पर सुक्रोज का निर्माण होता है। अब जब इस सुक्रोज हम इस तरह कह सकते हैं, जब इस सुक्रोज पर सुक्रेज नामक एंजाइम की प्रतिक्रिया होती है तो यह शर्करा में यानी मोनोसैकेराइड में परिवर्तित। सुक्रोज पर जब सुक्रेज नामक एंजाइम की प्रतिक्रिया होती है तो यह शर्करा यानी मोनोसैकेराइड में परिवर्तित हो जाता है। ओके, इतना समझ में आया आप लोगों को? डाइसैकेराइड के बारे में बताया। इसका निर्माण मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं के मिलने से होता है और इसके अंतर्गत सुक्रोज आता है। सुक्रोज को गन्ने और चुकंदर यानी इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। इन्वर्ट शुगर वह होता है जिसका निर्माण ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को गर्म करने पर जो शर्करा प्राप्त होती है उसे हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। यहाँ लिख दिया हमने। और गन्ने और चुकंदर में सबसे ज्यादा सुक्रोज पाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में सुक्रोज पाई जाती है। गन्ने में 10 से 12% शर्करा होती है और चुकंदर में 12 से 18%। और सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक अणुओं के मिलने से सुक्रोज का निर्माण होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब इसको मैं मिटा देती हूँ। अब हम पढ़ेंगे माल्टोज। अब हम माल्टोज के बारे में पढ़ेंगे। माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड का ही एक प्रकार या रूप है। फ्रेंड्स, ये माल्टोज जो होता है ये हमारे प्रकृति में माल्टोज जो है स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। माल्टोज को हम जई, माल्ट और अंकुरित अनाजों की शर्करा भी कहते हैं। और माल्टोज का निर्माण हमारा
ग्लूकोज के अणुओं के मिलने से होता है। ग्लूकोज के द्वारा ही दो अणुओं के मिलने से माल्टोज का निर्माण होता है या हमारे प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। माल्टोज यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। जिसे हम जई माल्ट और अंकुरित अनाजों की शर्करा भी कहते हैं। इसके नाम जो है, जितने भी नाम हमने बताए हैं सुक्रोज के या ग्लूकोज, इसके भी जितने भी नाम बताए हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे दूध की शर्करा किसे कहा जाता है, गन्ने की शर्करा किसे कहा जाता है, ग्लूकोज को कहा जाता है। और दूध की शर्करा पूछा तो लैक्टोज को कहा जाता है। इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा कि माल्टोज को जई माल्ट अंकुरित अनाजों की शर्करा भी कहा जाता है। इसका निर्माण ग्लूकोज के दो अणुओं के मिलने से होता है। ग्लूकोज के वो से मिलने से माल्टोज का निर्माण होता है। ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट है, जितने भी नाम हमने बताए हैं। वैसे तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, बट ये पूछा जाता है कि जई या माल्ट की शर्करा किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे सुक्रोज को जई माल्ट या अंकुरित अनाजों की शर्करा कहा जाता है। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। ओके, अब हम लोग लैक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। इसको मैं बता देती हूँ। सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया। अब हम लैक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। लैक्टोज का निर्माण कैसे होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं लैक्टोज जो होता है यह पानी में अघुलनशील होता है या पानी में घुलनशील नहीं होता है। और लैक्टोज को ही हम दुग्ध की शर्करा यानी दूध की शर्करा मिल्क शुगर कहते हैं। ओके, लैक्टोज को ही हम दुग्ध की शर्करा कहते हैं। और सबसे अधिक लैक्टोज माँ के दूध में पाया जाता है। माता के दूध में सबसे अधिक लैक्टोज पाया जाता है। और जानवरों में जैसे खासकर गाय के दूध में भी पाया जाता है। माता के दूध में 6 से 7% लैक्टोज पाया जाता है और गाय के दूध में जो होता है 4 से 5% लैक्टोज पाया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। लैक्टोज इसे दुग्ध की शर्करा मिल्क शुगर भी कहते हैं। माता के दूध में 6 से
7% तक लैक्टोज पाया जाता है। पाया जाता है। और जानवर में यानी खासकर गाय के दूध में 4 से 5% तक लैक्टोज पाया जाता है। अब लैक्टोज का निर्माण होता किससे है? लैक्टोज का निर्माण गैलेक्टोज और ग्लूकोज और गैलेक्टोज से लैक्टोज का निर्माण होता है। यानी ग्लूकोज के एक अणु के मिलने पर और गैलेक्टोज के एक अणु के मिलने पर लैक्टोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने पर लैक्टोज का निर्माण होता है। यानी ग्लूकोज के एक अणु और गैलेक्टोज के एक अणु के मिलने पर लैक्टोज का निर्माण होता है। इसे दुग्ध की शर्करा कहते हैं, यानी मिल्क शुगर। और सबसे ज्यादा लैक्टोज 6 से 7% माता के दूध में पाया जाता है और जानवरों में 4 से 5% तक लैक्टोज पाया जाता है। हम लोगों ने सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज इन सभी के बारे में पढ़ा। अब हम पॉलीसेकेराइड के बारे में, सुक्रोज भी हो गया, माल्टोज भी हो गया और लैक्टोज भी हो गया। अब हम पॉलीसेकेराइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। पॉलीसेकेराइड किसे कहा जाता है? क्या आप लोगों को पता है पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं? पॉलीसेकेराइड में इस तरह से हम कह सकते हैं, जब मोनोसेकेराइड के 10 या 10 से अधिक अणु मिलते हैं तब पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। या पॉलीसेकेराइड जो है एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका पाचन जो है जल्दी सही से नहीं होता है। कभी कभी इसके पाचन में बहुत कठिनाई होती है, कभी कभी इसका पाचन अपूर्ण भी रह जाता है। ओके, तो पॉलीसेकेराइड का निर्माण 10 या ये जो है पॉलीसेकेराइड इसका स्वाद काफी फीका होता है पॉलीसेकेराइड का। इसके पाचन में भी बहुत कठिनाई होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सही से इसका पाचन नहीं हो पाता है। तो पॉलीसेकेराइड यह एक जटिल कार्बोज है, एक तरह से कह सकते हैं। एक जटिल कार्बोज है। इसका निर्माण जब मोनोसेकेराइड के 10 या 10 से अधिक अणु मिलते हैं, तो पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। ओके, जब मोनोसेकेराइड के 10 या 10 से अधिक अणु मिलते हैं तब पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। इसका पाचन बहुत कठिनाई से होता है। अब पॉलीसेकेराइड को कितने भागों में बांटा गया है? 5, स्टार्च, ग्लाइकोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। अब हम स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे। इसको मैं मिटा देती हूँ।
अब हम स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्च जो होता है, या जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, या जो है आपका रागी, मतलब जितनी भी बीज वाली चीज़ें हुई उन सभी में हमारा स्टार्च पाया जाता है। तने वाली सब्जियां, बीज वाली सब्जियां, इन सभी में स्टार्च पाया जाता है। और अनाज में सबसे अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। इसमें 60 से 85% तक स्टार्च पाया 70 से 85% तक स्टार्च पाया जाता है। और हमारी सब्जियों में 20 से 35% तक स्टार्च पाया जाता है। और बीज वाली सब्जियों में 40% तक स्टार्च पाए जाते हैं। तो स्टार्च मुख्यतः बीज वाली सब्जियों में, तने वाली सब्जियों में, इन सभी में स्टार्च पाया जाता है। ओके, इसको नोट कर दें। बीज वाली सब्जी सभी बीजों में पाया जाता है। गेहूं, चावल, बाजरा, रागी, ये सब जो भी है बीज हैं, उन सभी बीजों में स्टार्च पाया जाता है। और किसमें? तने वाली सब्जी, सब्जियां जैसे पालक वगैरह हुआ, और उसके बाद बीज वाली सब्जी, और जड़ वाली सब्जियां, इन सभी में जो है स्टार्च पाया जाता है। अब आई बात अनाज की। अनाज में सबसे ज्यादा कितना % पाया जाता है? 70 से 85% तक अनाज में स्टार्च पाया जाता है। अब हमारी सब्जियों में आपका जो है 20 से 35% तक स्टार्च पाया जाता है। और बीज वाली सब्जियों में 40%, बीज वाली सब्जी में 40% तक स्टार्च पाया जाता है। और एक बात और, जैसे जब हम ये देखते हैं, जब किसी भी भोज्य पदार्थ में पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो इसमें स्टार्च कम मात्रा में पाया जाएगा। और जब किसी भोज्य पदार्थ में पानी की मात्रा कम होगी तो उसमें स्टार्च अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी पानी की मात्रा कम होने पर स्टार्च अधिक पाया जाता है, और पानी की मात्रा अधिक होने पर स्टार्च कम मात्रा में पाया जाता है। ओके, और जैसे आप देखते होंगे, ये जो अनाज, कच्चे अनाज होते हैं, इनको हम लोगों ने कभी टेस्ट किया होगा तो आप महसूस किए होंगे कि कच्चे अनाज थोड़ा मीठे लगते हैं स्वाद में, है ना? तो ये क्यों मीठे लगते हैं? क्योंकि जब कच्चे अनाज होते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो मोनोसैकेराइड के रूप में पाया जाता है। कच्चे अनाज में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो मोनोसैकेराइड के रूप में पाया जाता है, इसलिए वो थोड़ा मीठे महसूस होते हैं। लेकिन जब वही अनाज जब पक जाते हैं तब ये जो मोनोसैकेराइड है ये हमारा डाइसैकेराइड में परिवर्तित हो जाता है, मेरा सुक्रोज में परिवर्तित हो जाता है। मोनोसैकेराइड से सुक्रोज में परिवर्तित हो जाता है, मोनोसैकेराइड से स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण वो उतने मीठे नहीं लगते हैं। पकने पर जब हम अनाज टेस्ट किए होंगे आप लोग कभी, तो महसूस किए होंगे कि वो पकने पर उतने मीठे नहीं लगते हैं जितना कच्चा होने पर मीठा लगता है। इसका रीजन क्या है कि इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में मोनोसैकेराइड पाया जाता है कच्चे अनाज में, और जब वह पक जाते हैं तो वह मोनोसैकेराइड स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी के विपरीत, ये तो अनाज की बात थी, ठीक इसी के विपरीत हम फलों में देखते हैं। फलों में क्या होता है, जैसे जब अनाज कच्चे होते हैं तो वो थोड़ा फीके से महसूस होते हैं, खाने पर उसका स्वाद थोड़ा फीका सा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कच्चे होने पर फलों में
स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है और पकने पर वह मोनोसैकेराइड में परिवर्तित हो जाता है, इस कारण वह मीठे लगते हैं। पर कच्चे होने पर फल स्टार्च के रूप में रहते हैं और पकने पर मोनोसैकेराइड में परिवर्तित हो जाते हैं, इस कारण वह मीठे होते हैं। जैसे आपका केला हुआ, पपीता हुआ, सेब हुआ। कच्चा केला जैसे पकने पर तो मोनोसैकेराइड में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए कच्चा केला मीठा लगता है। लेकिन जब पक्का केला मीठा लगता है, लेकिन जब वो कच्चा होता है तो उसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वह मीठा नहीं लगता है। तो हम कह सकते हैं कि अनाज कच्चे होने पर मीठे लगते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड के रूप में पाया जाता है और वही जब पक जाता है तो स्टार्च के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इस कारण वह उतना मीठा नहीं लगता है। और फलों में कच्चे होने पर स्टार्च पाया जाता है और पकने पर वह मोनोसैकेराइड में परिवर्तित हो जाता है, इस कारण वह मीठा लगता है। जैसे हमारा केला, पपीता, सेब, ये सारी चीजें हुई। ओके, अब हम स्टार्च के पाचन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्टार्च का पाचन। स्टार्च का पाचन कैसे होता है? स्टार्च, इसका पाचन कैसे होता है? जैसे जब हम स्टार्च लेते हैं मुख द्वारा, तो स्टार्च का पाचन किसके रूप में? टाइलिन के रूप में होता है। सर्वप्रथम स्टार्च का पाचन टाइलिन के रूप में होता है। टाइलिन कहाँ पाया जाता है? हमारे लार में पाया जाता है। तो स्टार्च का पाचन टाइलिन के रूप में होता है और उसके बाद वह डेक्स्ट्रिन में बदल जाता है। स्टार्च का पाचन मुख में टाइलिन के रूप में होता है, टाइलिन के द्वारा होता है। फिर वह डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित हो जाता है और यही डेक्स्ट्रिन जब हमारी आंतों में जाती है तो वह किसमें जो है डेक्स्ट्रिन जब आंत में जाती है तो वह एमाइलेज एंजाइम से प्रतिक्रिया करती है। एमाइलेज एंजाइम से प्रतिक्रिया करती है। डेक्स्ट्रिन जब आंत में जाती है, हमारी आंत हो गई, जब आंत में जाती है तो वह एमाइलेज एंजाइम से प्रतिक्रिया करती है। फिर यह एमाइलेज एंजाइम हमारा किसमें परिवर्तित हो जाता है? माल्टोज में। किसमें परिवर्तित हो जाता है? माल्टोज। और जब इसी माल्टोज में जब इस माल्टोज में माल्टेज नामक एंजाइम प्रतिक्रिया करती है, इस पर माल्टोज में माल्टेज नामक एंजाइम प्रतिक्रिया करती है, तो वह यह किस में बदल जाता है? ऊर्जा के रूप में। तो यह ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, जो हमें ऊर्जा यानी शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। तो स्टार्च का पाचन कैसे होता है या हमारे शरीर को कैसे ऊर्जा प्रदान करता है? सर्वप्रथम स्टार्च का पाचन टाइलिन में होता है। टाइलिन हमारे लार में पाया जाता है। टाइलिन के बाद यह डेक्स्ट्रिन में चेंज हो जाता है। डेक्स्ट्रिन क्या होता है? डेक्स्ट्रिन के कारण ही हमारी रोटियां जो होती हैं वो मीठी लगती हैं और डेक्स्ट्रिन जो है इसी के कारण हमारी रोटी जो है मीठी लगती है। और ये अंकुरित अनाजों में डेक्स्ट्रिन की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें ज्यादा पाई जाती है? डेक्स्ट्रिन की मात्रा अंकुरित अनाज में। ये पूछ सकता है कि डेक्स्ट्रिन की मात्रा किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है? अंकुरित अनाज में डेक्स्ट्रिन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है और इसी के कारण हमारी रोटी जो होती है डेक्स्ट्रिन के कारण ही मीठी लगती है।
फिर ये डेक्स्ट्रिन जो है जब आंत में जाता है हमारी आंत में, तो आंत में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, उससे यह प्रतिक्रिया करता है। डेक्स्ट्रिन एमाइलेज एंजाइम से प्रतिक्रिया करता है तो वह माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। और यह माल्टोज, इस माल्टोज पर जब माल्टेज नामक एंजाइम प्रतिक्रिया करती है तो यह ऊर्जा में बदल जाता है, जो हमें शक्ति प्रदान करता है। समझ में आया? ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप इसको ऐसे लिख लीजिए तो याद करने में, माइंड में रखने में बहुत आसानी होगी। ओके, और स्टार्च का ये भी है, जैसे स्टार्च जब ताप के संपर्क में आता है तो यह ब्राउन हो जाता है। इसका कलर क्या हो जाता है? ब्राउन। जैसे हम रोटी सेकते हैं ना, तो रोटी सेकने पर उस पर जो ब्राउन कलर के चिकत्ते जैसे पड़ते हैं, किसके कारण वो हो जाते हैं? स्टार्च के कारण वो ब्राउन हो जाते हैं। या चावल को हम भूनते हैं तो वो भी ब्राउन हो जाता है। क्यों? स्टार्च की उपस्थिति के कारण। यानी स्टार्च जब ताप के संपर्क में आता है तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है, कलर उसका चेंज हो जाता है। अब हम स्टार्च हो गया, अब ग्लाइकोज के बारे में पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्च ही हमारा हो गया। स्टार्च हो गया, अब हम ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोजन, अब ग्लाइकोजन किसे कहते हैं? ग्लाइकोजन को हम प्राणिज कार्बोज भी कहते हैं, क्योंकि यह हमारे यकृत में पाया जाता है, मांसपेशियों में पाया जाता है, इस कारण इसे हम प्राणिज कार्बोज कहते हैं। और प्रकृति में यह स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, इसे प्राणिज कार्बोज भी कहते हैं। प्राणिज कार्बोज भी कहते हैं क्योंकि यह यकृत और मांसपेशियों में पाया जाता है। यकृत और मांसपेशियों में पाए जाने के कारण इसको प्राणिज कार्बोज कहते हैं। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। ओके, अब बारी आती है सेलुलोज की। सेलुलोज को हम क्या कहते हैं? सेलुलोज को हम रफेज भी कह सकते हैं। इसका पाचन मानव शरीर में नहीं होता है, क्योंकि मानव के पाचन क्रिया में, पाचन संस्थान में सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इस कारण सेलुलोज का पाचन मानव शरीर में नहीं होता है। इसका पोषक मूल्य भी शून्य होता है। तो इसको मिटा देते हैं। अब हम सेलुलोज के बारे में पढ़ते हैं। सेलुलोज को रफेज भी कहा जाता है। और
यह अनाजों के छिलके में होता है। अनाजों के छिलके में होता है और इसका पाचन मानव शरीर में नहीं होता, केवल जानवरों में होता है। केवल जानवरों में होता है, क्योंकि मानव में इसको पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। और इसका पोषक मूल्य जो है वो शून्य होता है। क्या होता है? पोषक मूल्य शून्य होता है। इसका पोषक मूल्य शून्य होता है, लेकिन ये हमारे पाचन में बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि यह पानी का अवशोषण ज्यादा मात्रा में करते हैं, जिससे हमारी पाचन क्रिया में या पाचन में सहायता मिलती है। पानी का अवशोषण ज्यादा करने के कारण ये पाचन में सहायक होते हैं। पाचन में सहायक होते हैं। ठीक। और 5वां पॉइंट क्या हुआ? ये हमारे आंतों के संकुचन की गति को बढ़ा देते हैं। रफेज जो होते हैं, सेलुलोज, ये आंतों के क्रमाकुंचन की गति को, आंतों के क्रमाकुंचन गति को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा पाचन अच्छी तरह से हो पाता है। यानी से एक तरह से मुख्य रूप से हम कह सकते हैं रफेज यानी सेल्यूलोज हमारे पाचन में बहुत सहायक होते हैं। इनका पोषण मूल्य शून्य होता है, बट ये हमारे पाचन में बहुत सहायक होते हैं। ये अनाजों के छिलके में पाए जाते हैं। और किस में पाए जाते हैं? भिंडी हो गया, आपका सेम हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, इन सभी में हमारे सेलुलोज पाए जाते हैं। मूली, गाजर, सेम, इन सभी में सेलुलोज पाया जाता है। भिंडी, दाल, साबुत अनाज, आदि में सेलुलोज पाया जाता है। ताजे फल और सब्जियों में भी पाया जाता है। तो हमारा सेलुलोज को ही रफेज कहते हैं। और यह मूली, गाजर, सेब, भिंडी, दाल आदि में पाया जाता है। यह आंतों की क्रमाकुंचन गति को बढ़ा देता है, जिससे हमारे पाचन में सहायता मिलती है। अब हम हेमीसेलुलोज के बारे में पढ़ेंगे। हेमीसेलुलोज किसे कहते हैं? हेमीसेलुलोज जो होता है वह जैसे रफेज जो होता है वो अनाजों के छिलकों में पाया जाता है, और ये छिलकों के नीचे पाए जाते हैं। अनाजों और दालों के नीचे पाए जाते हैं हेमीसेलुलोज। या अनाज या दाल के छिलके के नीचे पाए जाते हैं। छिलके के
नीचे पाए जाते हैं। सेलुलोज जो होता है छिलके में पाया जाता है। हेमीसेलुलोज जो होता है अनाज या दाल के छिलके के नीचे पाया जाता है। इसका पाचन भी मानव शरीर में नहीं होता, पाचन नहीं होता, बट जानवरों में होता है, होता है। और सब्जियों में इसकी मात्रा कम पाई जाती है। सब्जियों में हेमीसेलुलोज की मात्रा कम पाई जाती है। सब्जियों में इसकी मात्रा कम पाई जाती है। इसकी मात्रा आप इसको नोट कर लीजिएगा, कम पाई जाती है। और यह हेमीसेलुलोज जो होता है यह कब्ज को दूर करने में सहायक होता है। यह कब्ज को दूर करने में सहायक होता है। हेमीसेलुलोज जो है ये अनाज और दाल के छिलके के नीचे पाया जाता है। इसका भी पाचन मानव शरीर में नहीं होता है। इसका पाचन सिर्फ जानवरों में होता है। और यह सब्जियों में इसकी मात्रा या सब्जियों में कम मात्रा में पाया जाता है और ये कब्ज को दूर करने में सहायक होता है। अब हेमीसेलुलोज को ही पेंटोज, हेक्सोजन, यूरोनेल भी कहा जाता है। पेंटोज, हेक्सोजन और यूरोनेल। पेक्टोज, हेक्सोजन, पेंटोज, हेमीसेलुलोज को पेक्टोन, हेक्सोजन और यूरोनेल भी कहा जाता है। यूरोनेल भी कहा जाता है। हेमीसेलुलोज को ही पेक्टोज, हेक्सोजन और यूरोनेल भी कहा जाता है। आप इनके नामों को नोट कर लीजिए। हेमीसेलुलोज के बारे में मैंने लिख दिया, आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे पेक्टिन की तरफ। अब हम पेक्टिन के बारे में बताएंगे। पेक्टिन जो है यह गूदेदार फलों में पाया जाता है। फलों के छिलके के नीचे पाया जाता है। पेक्टिन या फलों के छिलके के नीचे यानी गूदेदार फलों में पाया जाता है। ओके। और इसका भी पाचन मानव शरीर में नहीं होता है। इसका भी कैलोरी मूल्य शून्य होता है। कैलोरी मूल्य जो है वो शून्य होता है। और जब हम चीनी, साइट्रिक एसिड और फलों के गूदे यानी पेक्टिन
पेक्टिन को मिलाते हैं तब वह जेली के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जेली का निर्माण किससे होता है? जेली का निर्माण चीनी और साइट्रिक एसिड से और फलों के दूधों से होता है। जब इसको हम मिलाकर पकाते हैं, गर्म करते हैं, तब ये जेली के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फलों के छिलके के नीचे यानी गूदेदार फलों में पाया जाता है। इसका पाचन शरीर में नहीं होता, इसका कैलोरी मूल्य भी शून्य होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा पेक्टिन भी हो गया, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन सब हो गया। अब रासायनिक और भौतिक आधार पर जितने भी वर्गीकरण हुए सब हमारे कंप्लीट हो गए। पेक्टिन सब के बारे में, मोनोडाई, पॉलीसेकेराइड सभी के बारे में अब हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये कंप्लीट हुआ। इसके सारे प्रकार रासायनिक आधार पर और भौतिक आधार पर कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में शर्करा में बांटा गया है और रासायनिक आधार पर तीन भागों में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में बांटा गया है और इन तीनों को भी कई भागों में बांटा गया है। सभी के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य, कार्बोहाइड्रेट के कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है और यह प्रोटीन की बचत भी करता है। प्रोटीन की बचत, जैसे जब कार्बोहाइड्रेट द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हम प्रोटीन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, बट जब कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है तो हम प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, तो उससे प्रोटीन की बचत होती है। तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है, प्रोटीन की बचत में सहायक होता है और विटामिन बी के संश्लेषण में, विटामिन बी समूह के संश्लेषण में सहायक होता है और ये पाचन में भी सहायक होता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी सहायक होता है। और कार्बोहाइड्रेट का कार्य कैल्शियम के अवशोषण में भी यह सहायक होता है और पाचन क्रिया में भी सहायक होता है। यकृत को स्वस्थ रखने में इसका मुख्य कार्य होता है। विषाक्त पदार्थों को कम करने में भी इसका मुख्य कार्य होता है। नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखना भी कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है। यह जो है नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है, यानी ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है, प्रोटीन की बचत करने में, विटामिन बी समूह के अवशोषण में सहायक होता है और कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, फिर रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायक होता है, यकृत में जो है यकृत को स्वस्थ रखने में सहायक होता है और विषाक्त पदार्थों को भी कम करना इसका कार्य होता है और नाड़ी संस्थान तथा पाचन संस्थान को स्वस्थ रखना इसका मुख्य कार्य है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट एक टॉपिक आज खत्म हुआ। कार्बोहाइड्रेट मैंने पूरी तरह से समझा दिया। अब कल हम नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू।